अब हिमाचल में फिर होगी ईडी की एंट्री। चेस्टर हिल घोटाले में बड़ा अपडेट आया सामने। 150 बीघा जमीन, 300 करोड़ रुपए, धारा 118 उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत। फिर भी घोटाले को दबाने में क्यों जुटे हैं अधिकारी? और अगर आरोप सही निकले तो क्या इतनी बड़ी सोसाइटी पर कब्जा कर लेगी सरकार? आप कई दिनों से चेस्टर हिल 2, चेस्टर हिल 4 सुन रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको साक्षात उस स्थान के दर्शन करवाती हूं जहां हिमाचल का इतना दुर्लभ घोटाला हुआ है। यह है सोलन का चेस्टर हिल प्रोजेक्ट। बाहर से देखिए तो किसी 5 सितारा हाई क्लास सोसाइटी जैसा दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे टावर, पहाड़ों के बीच खड़ी बिल्डिंग्स और इनके विज्ञापनों में दावा किया जाता है लग्जरी लाइफस्टाइल का। यहां 50 लाख रुपए से शुरू होने वाले छोटे स्टूडियो फ्लैट्स बिक रहे हैं। 2 BHK 60 से 70 लाख तक और 3 BHK फ्लैट की कीमत 1 करोड़ से ऊपर। कुछ विला ऐसे हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ तक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 280 फ्लैट हैं, 13 टावर हैं, 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, गोल्ड क्लास सिनेमा है, जिम है, स्पा है, जकूजी है, मेडिटेशन पार्क है, मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है और पहाड़ों के बीच बैठकर चाय पीने के लिए अलग से कैफे है। विज्ञापन कहते हैं यहां आपको हिमालय के बीच 5 स्टार लाइफ मिलेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस जमीन पर यह 5 स्टार जिंदगी बनाई गई, वह जमीन आई कहां से? क्योंकि चेस्टर हिल घोटाले के केस में अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे थे उसके बारे में अब सरकार की अपनी जांच कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के नीचे सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं है। इसके नीचे 150 बीघा जमीन की संदिग्ध खरीद, धारा 118 का उल्लंघन, बेनामी लेन देन और शायद मनी लॉन्ड्रिंग तक की कहानी दबी हुई है। पहले तक इस मामले को विपक्ष के आरोप कहकर टाल दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि कुछ लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब खुद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कह चुके हैं कि शुरुआती जांच में करीब 150 बीघा जमीन में गड़बड़ी मिली है और उससे भी बड़ा खुलासा यह हुआ है कि करीब 275 बीघा जमीन एक ऐसे आदमी के नाम पर खरीदी गई है जिसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो इतनी सारी और इतनी महंगी जमीन खरीद सके। इस शख्स का नाम है हंसराज ठाकुर। कागजों में वही इस जमीन का मालिक दिखाई देता है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को शक है कि असली मालिक कोई और थे, यानी नाम किसी और का, पैसा किसी और का और फायदा किसी और को। अगर ऐसा हुआ है तो इसे हिमाचल में सिर्फ जमीन घोटाला नहीं कहा जाएगा, ये सीधे सीधे धारा 118 को धोखा देकर की गई बेनामी खरीद है। हिमाचल में धारा 118 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हिमाचल की जमीन को बचाने वाली आखिरी दीवार है। इसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति या गैर कृषक यहां सीधे तौर पर जमीन नहीं खरीद सकता, उसे सरकार से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अब आरोप है कि चेस्टर हिल में इस कानून को कागजों के खेल से खत्म कर दिया गया। बाहर के प्रमोटर्स ने जमीन खरीदी, लेकिन नाम एक स्थानीय किसान का लगा दिया गया। और यही वजह है कि अब जांच में बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि हंसराज ठाकुर सिर्फ एक चेहरा हो सकता है, एक फ्रंट, एक मुखौटा, जबकि असली नियंत्रण गैर कृषक प्रमोटर के पास था। राजस्व मंत्री ने यहां तक कहा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर इतनी जमीन खरीदी गई उसकी आमदनी इतनी थी ही नहीं कि वो 275 बीघा जमीन खरीद सके। और यहीं से इस कहानी में एक नया शब्द जुड़ गया है, मनी लॉन्ड्रिंग। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जमीन किसने खरीदी, सवाल यह भी है कि पैसा आखिर आया कहां से। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए तक हो सकती है। पहले कुछ लोग इसे 1500 करोड़ का घोटाला बता रहे थे, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है कि शुरुआती जांच के हिसाब से मामला लगभग 300 करोड़ रुपए का बनता दिखाई दे रहा है। 300 करोड़, और यह सिर्फ जमीन की कीमत है। अभी इसमें फ्लैट बेचकर कमाया गया पैसा शामिल नहीं है, वो फ्लैट जिनकी कीमत 50 लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाती है। सोचिए, अगर किसी ने पहले जमीन को संदिग्ध तरीके से हासिल किया हो, फिर उसी जमीन पर टावर खड़े कर दिए हो, फिर उन्हीं फ्लैट्स को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हो, तो मामला सिर्फ जमीन खरीद का नहीं रहता, वो पूरा बिजनेस मॉडल सवालों के घेरे में आ जाता है। और अब यही हो रहा है। हिमाचल रेरा ने इस मामले में अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। चेस्टर हिल 2 और चेस्टर हिल 4 दोनों प्रोजेक्ट्स पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यानी कुल 70 लाख रुपए। लेकिन असली बात सिर्फ जुर्माने की नहीं है, असली बात वो है जो रेरा ने अपने आदेश में लिखी है।
रेरा ने कहा है कि पूरा ढांचा बेनामी लेन देन जैसा लगता है। जिस व्यक्ति को प्रमोटर बताया गया उसे सिर्फ आगे किया गया है, जबकि असली नियंत्रण और मुनाफा किसी और के पास था। इतना ही नहीं, रेरा ने यह भी पाया है कि लोगों से जो पैसा लिया गया था उसका 70% अलग अलग बैंक खाते में रखना जरूरी था, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर हो। लेकिन यहां अलग अलग प्रोजेक्ट्स का पैसा मिला दिया गया है। यानी लोगों ने जिस फ्लैट के लिए पैसा दिया था वो पैसा कहां गया, किस प्रोजेक्ट में लगा और किसने इस्तेमाल किया, इसका साफ हिसाब अभी तक नहीं है। रेरा ने अब सीए से प्रमाणित पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट मांगी है। पूछा है कि जनता से कितना पैसा लिया गया, वो पैसा कहां लगाया गया और क्या उसी पैसे से दूसरे प्रोजेक्ट्स चलाए गए। इसके अलावा बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लोगों को फ्लैट का कब्जा देने के आरोप भी सही पाए गए हैं। यानी जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर फ्लैट खरीदे, उन्हें ऐसे घरों में रहने भेज दिया गया जिन्हें रहने लायक घोषित अभी किया ही नहीं था। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के गठन में भी गड़बड़ी मिली है। कॉमन सुविधाओं का हिसाब नहीं है, पार्किंग का पूरा रिकॉर्ड साफ नहीं है और अब आर्किटेक्ट, इंजीनियर और यहां तक कि सीए तक भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अब तक लोग सोच रहे थे कि मामला सिर्फ बिल्डर और जमीन तक सीमित है, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण में बड़े अधिकारी भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। पूर्व मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने आरोप लगाया है कि जब एसडीएम की रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आई तब मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने डीसी सोलन को कार्रवाई न करने के आदेश दिए। यानी जांच हुई, रिपोर्ट आई, लेकिन फिर फाइल रोक दी गई। और अब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी खुद कह रहे हैं कि जब मुख्य सचिव के पास राजस्व विभाग का अतिरिक्त चार्ज था तब उन्होंने अपने स्तर पर आदेश जारी किए थे, लेकिन बाद में मंत्री ने उन आदेशों को ओवर रूल किया और डीसी सोलन को सीधे जांच के निर्देश दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सरकार के भीतर ही दो लड़ाइयां चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग जिन पर आरोप है कि वो इस मामले को दबाना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि इतने दिनों तक एफआईआर नहीं हुए, इतने दिनों तक जांच आगे नहीं बढ़ी और जब मामला मीडिया में आया, विपक्ष सड़क पर उतरा और अदालत तक पहुंचा, तब जाकर सरकार हरकत में आई। अब तो हाईकोर्ट भी मुख्य सचिव के एक आदेश पर रोक लगा चुका है। यानी अदालत को भी पहली नजर में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्या ये सिर्फ कागजों का घोटाला है या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट ने आसपास के लोगों की जिंदगी भी खराब कर दी है? क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने खुलकर सामने आकर कई बातें कही हैं। बेर गांव के लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का मलबा सीधे नाले में डाल दिया गया। जिस नाले से उनकी जमीनों की सिंचाई होती थी वही बंद हो गया। घासनियों तक जाने का रास्ता बंद है। लोगों को अपनी ही जमीन तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता लेना पड़ता है। कई जगह पहाड़ी को 90 डिग्री में काट दिया गया है। अब गांव वालों को डर है कि बरसात में उनकी जमीन खिसक सकती है। कुछ लोगों का आरोप है कि उन पर अपनी जमीन औने पौने दाम में बेचने पर दबाव बनाया गया। यानी अब ये मामला सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं रहा, अब ये कहानी उस मॉडल की बन चुकी है जिसमें पहले किसी पहाड़ को काटो, फिर किसी किसान के नाम पर जमीन खरीदो, फिर वहां लग्जरी फ्लैट बनाओ और फिर उसी इलाके के लोगों को उनकी जमीन, पानी और रास्ते से दूर कर दो। और शायद यही वजह है कि अब इस मामले में ईडी की एंट्री की चर्चा शुरू हो चुकी है। क्योंकि अगर यह साबित हो गया कि किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जमीन खरीदी गई जिसकी आय उससे मेल नहीं खाती, या पैसा किसी और का था और फ्लैट खरीदने वालों का पैसा भी इधर उधर किया गया है, तो फिर मामला सीधे मनी लॉन्ड्रिंग तक जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ईडी। अब 5 जून को रेरा में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। डीसी सोलन को 30 दिन में रिपोर्ट देनी है। सरकार कह रही है कि दोषी कोई भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हिमाचल के लोग अब सिर्फ बयान नहीं सुनना चाहते। लोग जानना चाहते हैं कि अगर 150 बीघा जमीन में गड़बड़ी मिली है तो वो जमीन वापस ली जाएगी या फिर नहीं। अगर बड़े अधिकारियों ने फाइल दबाई तो उन पर कार्रवाई होगी या नहीं। क्योंकि हिमाचल में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर सवाल उठे हों, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक लग्जरी टाउनशिप के नीचे इतनी परतें निकल रही हो। यह हिमाचल के उस सिस्टम का आईना है जिसमें कानून छोटे आदमियों के लिए सख्त रहता है और बड़े लोगों के लिए रास्ता निकाल लिया जाता है। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।